नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट कैथल सेकंड पार्ट। देखिए, सभी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है इस चैनल से संबंधित तो उन वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बेहतरीन तरीके का प्रयास हम आपके लिए ही कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है हरियाणा जी के सीरीज। आप किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं यदि हरियाणा के अंदर, तो कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है। जो पढ़ाएंगे लगभग सभी क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष भारत भूषण भारती है। ये याद रखिएगा, एचएसएससी के जितने भी एग्जाम है उनके अंदर जो हरियाणा जी के आपसे पूछेगा वो लगभग कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज से आएगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है। किसी को महान बनने में वक्त लगता है। आप ऐसा ना सोचे कि हम एक दिन में सभी हरियाणा जी के को क्लियर कर लें। यदि आपके पास में टाइम है और यदि आप अत्यधिक मात्रा में हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको पीछे हरियाणा जी के नहीं पढ़ी हुई है, तो आप लगातार हरियाणा जी के की सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वरना हर चीज को महान बनने में, आपको सफलता प्राप्त करने में वक्त लगता है। आप वक्त की कदर कीजिए, वक्त आपकी कदर करेगा। वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त को हमेशा आप सम्मान दीजिए। वक्त के अनुसार आप ढलिएगा, वरना वक्त आपको अवश्य ही ढाल देगा। आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको सफलता के और पता नहीं किस किस के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। ये एक फैक्ट है और उसी फैक्ट के आधार पर हम बातें कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है और उसी फैक्ट के आधार पर बातें कर रहे हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये कन्फर्म है। और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो पता नहीं आगे दिक्कत भी आएगी और सफलता के कदम आपको चूमने भी पड़ेंगे। देखें, हम लास्ट वीडियो के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट का जिक्र कर रहे थे। कैथल की हमने फर्स्ट वीडियो का जिक्र किया था। कैथल जो कपिल स्थल के नाम से भी जाना जाता है, वानरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है, उस कैथल के पॉइंट का जिक्र कर रहे थे जिसे अंजनी नगर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना महाभारत युग के दौरान, महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर ने की थी। किसने की थी? युधिष्ठिर ने जिसकी स्थापना की थी। ये सभी पॉइंट हमने पिछली वीडियो के अंदर बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुरुक्षेत्र का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम मंदिर, मेले और मुस्लिम धर्म से संबंधित जो मजार वगैरह, मस्जिद वगैरह, उनसे संबंधित पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस, अन्य महत्वपूर्ण पर्सन और प्रमुख व्यक्तियों का जिक्र करने वाले हैं। देखें, कैथल के सेकंड पार्ट की बात करें तो हमने लास्ट में डेट से संबंधित पॉइंट किया था। डेट से संबंधित पॉइंट से यदि आगे बढ़े तो सबसे पहले नाम आता है किसका? मंदिर होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट के मंदिर? कैथल डिस्ट्रिक्ट के मंदिर। कैथल में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, उन सभी प्राचीन मंदिरों को जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखें, सबसे पहले नाम आता है 11 रुद्री। सबसे पहले नाम आता है किसका? 11 रुद्री शिव मंदिर। सबसे पहले नाम आता है 11 रुद्री शिव मंदिर। और ये 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, कैथल में। यह मंदिर कैथल के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। कैथल के अंदर जितने भी प्राचीन शिव मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर पड़ता है 11 रुद्री शिव मंदिर। ये जो 11 रुद्री शिव मंदिर है, यहां पर अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा की थी। अब शिव से संबंधित है तो शिव की पूजा होगी? नहीं, अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा की थी, जिससे भगवान शिव यहां पर खुश हुए थे। किससे? अर्जुन से। और अर्जुन को कौन सा अस्त्र दान में दिया था? तो आज याद रखिएगा, पाशुपात अस्त्र दान में दिया था। याद रखिएगा, अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा कहां पर की थी? 11 रुद्री शिव मंदिर में की थी। वहां पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अर्जुन को कौन सा उपहार दिया? अस्त्र। कौन सा अस्त्र उपहार में दिया था? पाशुपात अस्त्र उपहार में दिया था। लेकिन 11 रुद्री शिव मंदिर जहां पर है, काफी प्राचीन है क्योंकि महाभारत काल की बातें हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर है, और ये जो 11 रुद्री शिव मंदिर है जिसके आसपास वर्तमान में जो भवन है, 11 रुद्री शिव मंदिर के आसपास जो वर्तमान में भवन है, उन भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, राजा उदय सिंह की पत्नी ने। किसने? राजा उदय सिंह। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी ने।
देखिए 11 रुद्री शिव मंदिर है, उसके आसपास में जो वर्तमान में भवन है, उन भवनों का निर्माण किसने करवाया था? कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। तो बहुत अच्छा, ये सारा नोट कीजिए। उसके बाद में दूसरा जो मंदिर आता है उसमें नाम आता है अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर है। ये अम्बकेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, अम्बकेश्वर मंदिर पड़ता है कैथल में। अम्बकेश्वर मंदिर कैथल में। लेकिन अम्बकेश्वर मंदिर है जहां पर जो शिवलिंग है, अम्बकेश्वर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, पातालेश्वर, पातालेश्वर या स्वयंलिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंलिंग के नाम से। देखिए अम्बकेश्वर जो मंदिर है, अम्बकेश्वर मंदिर है वो कैथल के अंदर है, और अम्बकेश्वर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसे पातालेश्वर तथा स्वयंलिंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई थी, जिसका वर्णन हरियाणा के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, जिसमें नाम आता है तराइन की पहली लड़ाई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। एक में पृथ्वीराज चौहान जीता तो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हारा था। कब कब हुई थी ये लड़ाइयां? तराइन की पहली लड़ाई करनाल के अंदर हुई 1191 में, और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई 1192 के अंदर। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने कहां पर पड़ाव डाला था? पृथ्वीराज चौहान की जो सेना हुआ करती थी, उस पृथ्वीराज चौहान की सेना ने कहां पर पड़ाव डाला था? तो याद रखिएगा, अम्बकेश्वर मंदिर कैथल के अंदर। तराइन की लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसने कहां पर पड़ाव डाला था? अम्बकेश्वर मंदिर कैथल के अंदर डाला था। उसके बाद में नाम आता है प्राचीन ईंटों का मंदिर। प्राचीन ईंटों का मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर। प्राचीन ईंटों का मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, कलायत कैथल के अंदर। कलायत कैथल के अंदर प्राचीन ईंटों का मंदिर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है गीता मंदिर। गीता मंदिर, गीता मंदिर के पॉइंट की बात करें तो कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। ये जो गीता मंदिर है, ये कौन से सरोवर के पास में पड़ता है? गीता मंदिर कौन से सरोवर के पास में पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, गीता मंदिर जो पड़ता है वो पुंडरीक सरोवर के पास में पड़ता है। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि वीडियो आप लास्ट तक देखें। पहली 5-7 मिनट वीडियो देखने के बाद भी ये जज ना करें कि क्या होने वाला है। वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके के दे रहे हैं, आप लगातार पढ़िएगा, और पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आज पढ़ लीजिए या बाद में पढ़ना आपको ये 100% हम बता रहे हैं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि दूसरा पढ़ जाएगा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हमेशा कांग्रेचुलेशन नहीं कहना है किसी से। ऐसा काम कीजिए कि दुनिया आपको कांग्रेचुलेशन बोले। अभी कोई किसी जॉब में लग जाता है, हरियाणा के अंदर जेई बन गया, ग्रुप डी में लग गया, क्लर्क लग गया, हरियाणा पुलिस में लग गया, या ग्राम सचिव कैनाल पटवारी बन गया, उसको कांग्रेचुलेशन भैया। ऐसा काम कीजिए तो दुनिया आपको कांग्रेचुलेशन कहे। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। ये ऐसा सीरियस टाइम है, यदि आप इसके अंदर पढ़ते हैं ना, आप इतने चमकेंगे कि आपको दूसरा आपके टक्कर में नहीं मिलेगा। पढ़िए, लगातार मेहनत करिएगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, नौकरी का जुनून पालिएगा अपने अंदर, जोश होना चाहिए, जोश बरकरार रखिएगा, तभी नौकरी मिल पाएगी। यदि आप पढ़ते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखें। चलो कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ लें। देखें, प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत कैथल के अंदर पड़ता है। गीता मंदिर कैथल के अंदर है, प्राचीन मंदिर है, और कौन से सरोवर के पास में पड़ता है? पुंडरीक सरोवर के पास में। कौन से सरोवर के पास में? पुंडरीक सरोवर के पास में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है राधे श्याम मंदिर। ये नोट कीजिए भैया, राधे श्याम मंदिर। ये राधे श्याम मंदिर भी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, पुंडरीक कैथल के अंदर पड़ता है। पुंडरीक या पहले पुंडरी भी मिल सकता है या पुंडरीक भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा पुंडरी या पुंडरीक के अंदर पड़ता है राधे श्याम मंदिर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता है सनातन धर्म मंदिर। सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, कैथल के अंदर। सनातन धर्म मंदिर भी कहां पर पड़ता है? कैथल में। और उसके बाद में नाम आता है पुराना शिव पार्वती मंदिर। पुराना शिव पार्वती मंदिर। पुराना शिव पार्वती मंदिर कैथल, सनातन धर्म मंदिर कैथल, राधे श्याम मंदिर पुंडरीक कैथल, गीता मंदिर कैथल, प्राचीन ईंटों का मंदिर कैथल,
अंबकेश्वर मंदिर कैथल और 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल। बहुत अच्छे, ये पॉइंट नोट कीजिए साथ के साथ में। नेक्स्ट देखें, आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में मंदिरों के बाद में अब हम बात करेंगे किसके मेले, कौन से डिस्ट्रिक्ट के मेले, कैथल के मेलों के पॉइंट का जिक्र करेंगे। देखें, मेलों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो मेला आता है वो नाम आता है फल्गु का मेला। फल्गु का मेला, फल्गु का मेला कौन से गांव में लगता है? फरल गांव। और ये फरल गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल। भाई सभी को मालूम है हम डिस्ट्रिक्ट कैथल कर रहे हैं तो कैथल के अंदर ही मिलेगा। फल्गु का मेला फरल गांव कैथल, समझ आ रहा है ना? फल्गु का मेला फरल गांव कैथल के अंदर कब लगता है? तो आश्विन मास की जो अमावस्या आती है, आश्विन मास की जो अमावस्या आती है उसको लगता है। आश्विन मास की अमावस्या को ये मेला लगता है। कौन सा मेला? फल्गु का। अब फल्गु का मेला तो एग्जाम में पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है वो देखें। 100% पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल्गु तीर्थ कहां पर है? फल्गु तीर्थ कहां पर है? तो आप याद रखिएगा फरल गांव। कहां पर है? फरल गांव। या फल्गु टैंक भी पूछता है। अभी एक कलर का एग्जाम हुआ था 2019 में, सितंबर 2019 में, उसमें पूछा था फल्गु टैंक कहां पर है। तो फल्गु टैंक कहां पर है? कैथल के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है भैया? कैथल में। बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, फल्गु तीर्थ किससे संबंधित है? फल्गु जो तीर्थ है, ये फल्गु तीर्थ किससे संबंधित है? तो फल्गु तीर्थ किससे संबंधित है? तो आपने याद रखना है, ये फल्गु तीर्थ किससे संबंधित है? तो पिंड दान से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिंड दान से संबंधित। बहुत अच्छे। उसके बाद में सेकंड मेले के पॉइंट की बात करें, देहाती का मेला या देहात का मेला। देहात का मेला किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा लुदाना बाबा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लुदाना बाबा से संबंधित है। मेला कौन से माह में लगता है? अक्टूबर माह में लगता है। बहुत अच्छे बेटा। देहात का मेला लुदाना बाबा से संबंधित है और कौन से माह में लगता है? अक्टूबर में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? कैथल में। उसके बाद में पुंडरक का मेला कहां पर लगता है? पुंडरीक में लगता है। कहां पर? पुंडरीक में लगता है। और कौन से माह में लगता है? तो आप याद रखिएगा अप्रैल माह में लगता है। बहुत अच्छे। पुंडरक का मेला जो कैथल पुंडरीक के अंदर लगता है, कौन से माह में लगता है? अप्रैल माह में। उसके बाद में देखें, बावन द्वादशी का मेला लगता है अंबाला में भी। बावन द्वादशी का मेला लगता है अंबाला में भी, और बावन द्वादशी का मेला लगता है कैथल में भी। लेकिन ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है एग्जामिनर? क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा मेला कैथल रेलवे स्टेशन के पास लगता है? इनमें से कौन सा मेला कैथल रेलवे स्टेशन के पास लगता है? तो आप याद रखिएगा बावन द्वादशी का मेला। कैथल रेलवे स्टेशन के पास में जो लगने वाला मेला है वो कौन सा है? बावन द्वादशी का मेला। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। उसके बाद में मेले के बाद में नाम आता है किसका? गुरुद्वारों का। गुरुद्वारों से संबंधित पॉइंट का जिक्र करें तो सबसे पहले जो गुरुद्वारा आता है वो नाम आता है मंजी साहिब, या मांझी भी मिल जाता है कई बार, मंजी या मांझी। मांझी साहिब गुरुद्वारा जो कहां पर पड़ता है? कैथल में। किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा कि मांझी साहिब गुरुद्वारा ही हरियाणा में 5 जगह पर है, और किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा कि ये मांझी साहिब गुरुद्वारा है कितनी जगह पर है? 3 जगह के ऊपर। तो कोई बात नहीं, जहां जहां पर मांझी साहिब गुरुद्वारा है उन पॉइंटों का हम डिस्कशन करते चलेंगे, कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। देखें, उसके बाद में नाम आता है नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब जो गुरुद्वारा है, ये नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कैथल में। कौन से गुरु से संबंधित है? 9वें गुरु से। कौन से गुरु से? 9वें गुरु। 9वें गुरु का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, बहुत अच्छे। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरु तेग बहादुर मालवा प्रदेश जाते समय कैथल के ठंडहार तीर्थ पर रुके थे। नीम साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु से संबंधित है भाई, क्लियर है।
गुरु तेग बहादुर मालवा प्रदेश जाते समय कैथल के ठंडहार तीर्थ पर रुके थे। यहां पर गुरु तेग बहादुर ने स्नान किया था। स्नान करने के बाद में यहां पर एक नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे गुरु तेग बहादुर ने ध्यान लगाया था। वहां पर बैठे थे और ध्यान बिल्कुल लगाया था, मगन हो गए थे बिल्कुल। उसी स्थान के ऊपर कौन सा गुरुद्वारा बना दिया गया? नीम साहिब गुरुद्वारा। याद रखिएगा, 9वें गुरु से संबंधित है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी क्लियर होना चाहिए कि ठंडहार जो तीर्थ है, जो ठंडहार तीर्थ है, ये कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें नाम आता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। ये भी वही बहुत इंपॉर्टेंट, टोपियो वाला गुरुद्वारा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है गुरुद्वारा? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हिंदू और सिखों की आपस में मिलन से संबंधित है, हिंदू और सिखों की एकता से संबंधित है। याद रखिएगा, यहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी गई थी। यहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी गई थी, इसलिए प्रसिद्ध है और हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल है। ये गुरुद्वारा हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल है। और यहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कीजिए, साथ के साथ तुरंत नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लगातार पढ़ना जारी रखें। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आएगा एकदम। और ज्यादा मजे भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझते रहे, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। मजे दिलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। सीरियस होके काम कीजिएगा। सीरियस, जिंदगी में सीरियस हो जाइए, वरना जिंदगी ऐसा सीरियस बना देगी कि याद रखेंगे आप 24-25 साल के बाद में। जो ये मस्ती है ना, मस्ती, ये हालत खस्ता कर देगी। लेकिन आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जो मिलेगी आपको। पढ़ें, लगातार मेहनत, जोश बरकरार रखें। देखें, अब हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म से संबंधित यदि हम मस्जिद या मजारों के पॉइंट की डिस्कशन करें तो सबसे पहले नाम आता है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया जो सुल्तान है, इसका मकबरा कौन से शहर के पास में पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का मकबरा पड़ता है कहां पर? कैथल के अंदर। कहां पर पड़ता है? कैथल में। और ये रजिया सुल्तान की डेथ कब हुई थी? 1240 में। ये हम बता चुके हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल, और इसकी डेथ कब हुई थी? 1240 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। एक लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पूछा था कि महाभारत विजय के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर ने कौन से कूप का निर्माण करवाया था? कौन से कूप का निर्माण करवाया था कुरुक्षेत्र में? तो उसमें नाम आएगा चंद्रकूप। और विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। यदि आपसे पूछे कि महाभारत विजय के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर ने कौन सी कूप का निर्माण करवाया था? चंद्रकूप। लेकिन ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चंद्रकूप कहां पर है। तो चंद्रकूप कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि चंद्रकूप कहां पर है, चंद्रकूप कहां पर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। देखें, रजिया सुल्तान का मकबरा। उसके बाद में नाम आता पीर नवबहार की मजार। पीर नवबहार की मजार कहां पर पड़ती है? कैथल में। बहुत अच्छे। पीर नवबहार की मजार है वो कैथल में पड़ती है। ये जो मजार है ये 960 वर्ष पुरानी बताई गई। ये जो मजार है ये 960 वर्ष पुरानी बताई गई। पीर नवबहार की मजार कैथल और 960 वर्ष पुरानी बताई गई है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, पीर नवबहार की मजार कैथल 960 वर्ष पुरानी बताई गई है। इस पीर नवबहार की मजार को बड़ा पीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बड़ा पीर के नाम से भी जानते हैं। पीर नवबहार की मजार को बड़ा पीर के नाम से क्यों जानते हैं वो देखें। पीर नवबहार की मजार को बड़ा पीर इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा नवपीरा हर 8 भाई थे। बाबा नवपीरा हर 8 भाई थे। जो बाबा नवपीरा है जिससे संबंधित मजार है वो 8 भाई थे। और 8 भाइयों में सबसे बड़े कौन हुआ करते थे? नवपीरा, जिसे नवबहार की मजार के नाम से भी जानते हैं, या नवपीरा की मजार। एक ही बात है, नवबहार या नवपीरा की मजार। नवपीरा हर 8 भाई थे, सबसे बड़े थे नवबहार या नवपीरा, याद रखिएगा। और जिसे बड़ा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बाबा चेतन साहा की मजार,
बाबा चेतन साहा की मजार। बाबा चेतन साहा की मजार, ये बाबा चेतन साहा की मजार है। ये बाबा चेतन साहा की मजार का यदि डिस्कशन करें तो ये बाबा चेतन साहा की मजार जो कैथल के अंदर पड़ती है, जिसे छोटा पीर नाम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बाबा नवबहार की मजार बड़ा पीर और बाबा चेतन साहा की मजार है ये छोटा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है शेख तैयब का गुम्बद। शेख तैयब का गुम्बद, शेख तैयब का गुम्बद कहां पर पड़ता है? कैथल में। और बाबा शाह कलाम की मजार, बाबा शाह कलाम की मजार, बाबा शाह कलाम की मजार है, ये भी कहां पर पड़ती है? कैथल में। और बाबा शाह कलाम की मजार जहां पर है वहां पर प्रत्येक गुरुवार को मेला लगता है। प्रत्येक गुरुवार को मेला कौन सी मजार के ऊपर लगता है? बाबा शाह कलाम की मजार। एग्जाम में पूछी गई है। बाबा शाह कलाम की मजार है, ये कहां पर पड़ता है? तो कैथल में। सभी पॉइंट क्लियर है ना? सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ में क्लियर करते हुए चलिएगा। अब हम पढ़ेंगे कैथल के जो पर्यटन स्थल है उनका डिस्कशन करेंगे। कैथल के जो पर्यटन स्थल है उसका, कैथल के पर्यटन स्थलों के पॉइंट की बात करें, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों में सबसे पहले नाम आता है कोयल पर्यटन स्थल। ये कोयल पर्यटन स्थल है, कैथल के अंदर पड़ता है। और ये कोयल पर्यटन स्थल बना कब था? तो आप याद रखिएगा 1984 के अंदर बना था, जो कैथल में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है विदक्यार झील। विदक्यार झील, ये विदक्यार झील कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा कहां पर? कैथल के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है लवकुश, लवकुश महातीर्थ। लवकुश महातीर्थ है, ये लवकुश महातीर्थ कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। बहुत अच्छे, लवकुश महातीर्थ कैथल में पड़ता है, उसी कारण लवकुश नगरी के नाम से लवकुश महातीर्थ कैथल में पड़ता है, उसी कारण लवकुश नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर, ये जो पुंडरीक सरोवर है ये कहां पर पड़ता है? कैथल में। बहुत अच्छी। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा माना जाता है कि सतयुग से लेकर, ऐसा माना जाता है कि सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का पानी नहीं सूखा है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखें। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? देखिए, जो हम बता रहे हैं ना, ऊपर वाले की दया से वही क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा मिलता है। ऐसा सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा, पुंडरीक सरोवर है। और पुंडरीक सरोवर कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड कहां पर पड़ता है? कैथल में। अब नौ कुंड है। कितने कुंड है? 9 कुंड। तो किस कौन कौन से कुंड है वो देखें। सबसे पहले नाम आता है चंद्र कुंड, सूर्य कुंड, राहु कुंड, केतु कुंड। चंद्र, सूर्य, राहु, केतु कुंड। चंद्र, सूर्य, राहु, केतु। उसके बाद में नाम आता है मंगल, बृहस्पति, मंगल, सॉरी, उसके बाद में बुध, मंगल, बुध। उसके बाद में बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये याद रखिएगा, ये 9 कुंड है। यदि आपसे पूछे नवग्रह कुंड कहां पर पड़ते हैं तो कैथल के अंदर पड़ते हैं। कौन कौन से? चंद्र, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये 9 कुंड है। और इनकी विशिष्ट मान्यता के कारण, इन कुंडों की विशिष्ट मान्यता के कारण या नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप याद रखिएगा कैथल। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। और हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी कैथल है, हरियाणा की बड़ी काशी भिवानी है। लेकिन ये जो नवग्रह कुंड है, नवग्रह कुंड है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों, किसके हाथों? युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह कुंड की स्थापना की थी।
नवग्रह कुंड कैथल में पड़ते हैं, कुंड आपसे बता चुके हैं। इनकी विशिष्ट मान्यता के कारण ही हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, कैथल को। और नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी, युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट आता है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल कोल। धार्मिक स्थल कोल कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कैथल। धार्मिक स्थल कोल पड़ता है कैथल में, और किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। उसके बाद में राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र, राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र, राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो आप याद रखिएगा राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र है कैथल के अंदर। सर्वाधिक नलकूपों से कहां पर सिंचाई होती है, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई में कौन सा, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहां पर होती है, कैथल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में त्रिविक्रम, त्रिविक्रम मूर्ति कहां से मिली है, तो आप याद रखिएगा सीवन। सीवन कहां पर पड़ता है, कैथल के अंदर। त्रिविक्रम मूर्ति कहां से मिली है, तो आप याद रखिएगा सीवन से। और सीवन कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कैथल के अंदर। त्रिविक्रम मूर्ति जो है वो सीवन से मिली है, और सीवन कहां पर पड़ता है, कैथल में। उसके बाद में हरियाणा की एक ऐसी पंचायत है जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत जिसका नाम क्या है, चौसाला। याद रखिएगा घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत कौन सी है, चौसाला। और चौसाला जो पंचायत है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, कैथल के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है लाला काकाराम। लाला काकाराम स्वतंत्रता सेनानी। लाला काकाराम स्वतंत्रता सेनानी, जिसका संबंध कहां से, कैथल से। याद रखिएगा लाला काकाराम जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका संबंध कहां से है, कैथल से। तो ये सभी पॉइंट कैथल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। जो भी पॉइंट इनसे संबंधित, शायद हमने सभी पॉइंट अच्छे तरीके से देखे हैं। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। सारे पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस होता है आपको, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, आपका सॉल्यूशन कमेंट के अंदर ही कर दिया जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दे, उसका आंसर हम अवश्य देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।